जय हिंद दोस्तों। हर बार की तरह एक बार फिर से आप लोगों का मेरे इस चैनल क्रांति न्यूज़ के चैनल तरफ से मैं कौशल कुमार आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और करता ही रहूंगा। देखिए, आज मैं फिर से आप लोगों के समक्ष कक्षा 12 के भूगोल का पाठ्य पुस्तक का पहला लेसन जिसमें कि आपको लेसन का नाम भी दे दिया गया है, आप देख सकते हैं, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो आज उसका विस्तृत विवरण हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, और ये हमारा है लोकेशन कोचिंग का। ठीक है, तो आप लोग अगर तो ऐसे आप लोग जो ऑनलाइन ही इसे अच्छे तरह से समझ सकते हैं, है ना। वैसे मेरे करीबी दोस्त जो आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। ठीक है, उस पर एग्जैक्ट लोकेशन भी दे दिया गया है और हमारा नंबर है, आप लोग लिख लीजिएगा। ये है हमारा नंबर 9867 84 29 55 98 67। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट किया जाए बिना कोई देर किए हुए। चलिए, आज हम समझते हैं कि भूगोल। तो भैया भूगोल होता क्या है, पहले तो ये तो हम जान लेते हैं भूगोल होता क्या है। ठीक है, देखिए भाई, जब भूगोल की बात चलती है तो आप इसे छोटे से भाग में तोड़ते हैं। भू माने क्या होता है? पृथ्वी। पृथ्वी से संबंधित अध्ययन को, उसी को बोलते हैं भूगोल। ठीक है, अगर आप इसको इंग्लिश में लिखते हैं तो जियोग्राफी। जियोग्राफी, जियो माने क्या होता है? पृथ्वी। ग्राफी माने क्या होता है? ग्राफिक्स, मतलब स्टडी। ठीक है, तो पृथ्वी के बारे में जो स्टडी किया जाता है उसी को हम बोलते हैं जियोग्राफी। ठीक है, अब इसके जो पिता थे बाबूजी, इरेस्टानिज थे। ठीक है, तो ये सब तो चीज़ें हमने आपको कॉमन सी चीज़ है, आपको जानकारी भी होगी। ठीक है, नई जानकारी थी तो चलिए, अब अच्छी बात है कि फिर से एक बार हम लोगों ने देख लिया। अब हम इसमें दो शाखाएं इसमें पढ़ते हैं। देखिए, एक तो होता है भौतिक भूगोल, जिसमें भौतिक भूगोल में क्या पढ़ते हैं हम लोग, जो कक्षा 11 में हम लोगों ने पढ़ लिया है। क्या? जैसे कि आपका हो गया जंगली जीव, पठार, मैदान, प्राकृतिक वनस्पति, वायुमंडल, महासागर इत्यादि, जैसे पर्वत, पहाड़, है ना, सब भौतिक भूगोल के क्षेत्र हैं। अब मानव भूगोल में क्या होता है, तो अब तो इस चैप्टर में हम लोग को मानव भूगोल ही तो पढ़ना है। तो मानव भूगोल क्या होता है कि मानव भूगोल क्या होता है? मानव समाज और पृथ्वी के बीच वातावरणीय संबंधों का अध्ययन को ही मानव भूगोल कहते हैं। अब इसके कई तरीके से लोग, अब कुमार एलन सैंपल ने बोला था कि मानव तथा पृथ्वी, ठीक है, दोनों ही क्रियाशील और निरंतर परिवर्तनशील है। इसी कारण मानव तथा पृथ्वी के वातावरण के परस्पर संबंधों में परिवर्तन होता रहता है। इसी को मानव भूगोल कहते हैं। और ये चीज़ें अलग अलग तरीके से सब अलग अलग चीज़ें बोला है। अब ब्लास के शब्दों में देखोगे तो मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के मध्य के अंतर संबंधों के विषय में एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है। अब इसी को डीप करके बोलता है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है ना कि रटना नहीं है, बस केवल और केवल समझ लेना है। आज हम लोग पढ़ने नहीं बैठे हैं, केवल समझने बैठे हैं। ठीक है ना, तो हमने शॉर्ट इसीलिए तो इसको शॉर्ट में लेकर सारे जो चीज़ ऐसी इंपॉर्टेंट है मैंने आपके लिए लेकर आया है। ठीक है, तो आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं, इसको तो याद रखना। फ्रेडरिक रेडजेल। कहाँ कहते हैं भैया? जर्मनी के थे। जर्मनी का हिटलर पिता, याद है ना? हाँ, तो याद रहना चाहिए कि नहीं। हाँ, बिस्मार्क भी था। आगे देखते हैं विचारधारा। तो विचारधारा, मानव का प्रकृतिकरण। कौन कौन से विचारधारा है? प्रकृति का मानवीकरण, दो विचारधाराएं हैं। तो पहली बात क्या है कि मानव का प्रकृतिकरण में क्या बोला गया है कि मानव, ये देखिए, बोला जाता है कि मानव प्रकृति का दास होता है ना। देखिए, आपको नीचे हमने लिख भी दिया है, आप देख सकते हैं, मानव प्रकृति का दास है। क्यों? क्योंकि जैसे प्रकृति चाहे वैसे हम लोगों को नचा सकती है, हम लोग इसके ऊपर नहीं है। जैसे प्रकृति चाहे हमसे करा सकती है। मानव ने प्रकृति के नियमों को जानने के बाद ही अपने अर्जित प्रौद्योगिकी स्तर को प्राप्त किया है। अब जैसे घर्षण तथा उष्मा की संकल्पनाओं ने मानव को अग्नि की खोज करने में सहायता की। अब ऐसा किया जाता है, मान लो कि एक लील गुरु का मुझे रैप याद आता है कि देखिए, कोई तो आदि मानव था जिसने दो पत्थरों को घिस के देखा, बाकी आदि मानव ने बस उसको ये सब करते देखा। तो बात सारी इतनी सी है, बना लो इसको रूल, मेहनत करो, बी हार्ड, डोंट बी अ लेजी फूल। आप रैप नहीं सुनाऊंगा, कहने का मतलब कि देखिए, कोई तो व्यक्ति है ना दुनिया में कि कुछ ना कुछ करने को ललायित होता है। ठीक है, कुछ वक्त देखिए 90% जनसंख्या क्या करता है, इसलिए तो असाक्षर निरक्षर है। अब 80% जनसंख्या ना खोजता है, सोचता है, मात्र 20% ही लोग खोज करते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग और डेवलपमेंट। आप बताओ कि आप रोजाना अब न्यूटन अगर उस पेड़ के नीचे नहीं बैठा होता, उसके सिर पर अगर सेब का नहीं गिरा होता, तो उसको कैसे पता था ग्रेविटेशन का क्या। अब अचानक आपके सिर पर सेब गिरता था, भगवान को खोज देता है, हमारा कपार फोड़ डाला है कि नहीं। उन्होंने ग्रेविटेशन का खोज कर दिया। ऐसे ही
चुंबक का खोज हो गया था, गडेरियत ने किया था, क्योंकि वो रोज चराने जाता था, उसकी जो लोहा, उसकी जो लाठी थी, उसके लाठी के आगे लगा हुआ था लोहा, लोहा जाकर वहीं पर चपक जाता था। तो उसने क्या किया, लोहे, तो ये सब चीज़ें उसके दिमाग की कल्पनाएं थी, है ना। तो दिमाग की कल्पनाएं ही, कल्पना से ही तो कल्पना चावला बनी है, प्रथम एस्ट्रोनॉट थी ना चंद्रमा पर। तो ये चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा कि भैया कुछ ही लोग होते हैं जो डिस्कवर करते हैं, कुछ ही लोग होते हैं जो खोजते हैं, उनकी मानसिक दक्षता इसके परिणाम को सफल बनाने में अग्रसर होती है। तो 80% जनसंख्या क्या होती है, केवल दिखती है। अब हम जनसंख्या, ये नहीं, आप कंफ्यूज नहीं होना, बस कहने का मतलब ये है कि जैसे कि घर्षण हुआ, और घर्षण मतलब 2 पत्थर ले लिए, चाहे 2 लकड़ी ले लिए, आपस में रगड़ रहे हो, क्या कर रहे हो, उसको रगड़ रहे हो। जब रगड़ोगे तो क्या होगा, उसमें से चिंगारी निकलेगी, तो आग निकलेगा। तो आग खोजने में क्या कर रहे हैं, सफलता प्राप्त कर दिया। और डीएनए, अब डीएनए आरएनए भैया जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है उसको समझ में आएगा। डीएनए का मतलब डाइऑक्सो न्यूक्लिक एसिड हो गया, आरएनए का फुल फॉर्म हो गया राइबो न्यूक्लिक एसिड हो गया। अभी कहाँ होता है भैया, सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में डीएनए आरएनए होता है भैया, यही क्रोमोजोम बनाता है। क्रोमोजोम ने जो आपके शरीर में माता से पिता से जाता है, ताकि उनके लक्षणों को आप बच्चों में दिखाई देता है। नहीं समझ में आया देखो भैया, आप अपने माँ बाप गए होगे ना, पक्का है ना, पड़ोसी पे थोड़ी कोई जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि कुछ न कुछ अनुवांशिक गुण उन्हीं से समझ में आता है। तो ठीक है, यही अनुवांशिक ही कहलाता है, जो अपने पिता से, चाहे अपने पूर्वजों से आपके अंदर आता है। तो खोज से मानव ने अब अनेक बीमारियों पर विजय प्राप्त कर ली। हाँ देखिए, बीमारी होते हैं, कुछ अनुवांशिक बीमारी भी होते हैं, जैसे आंखों का हो गया, चाहे वो कुछ नाइट ब्लाइंड से टाइप के होते हैं, ठीक ना। वायु गति संबंधी नियमों को समझने के बाद मानव ने तीव्र गति से चलने वाला किस चीज़ का बना दिया, राइट ब्रदर ने बनाया था ना, वायुयान का खोज किया था ना, तो सफलता प्राप्त की। अब हम पढ़ते हैं भैया, ये तो बोल रहे थे क्या कि मानव का प्रकृतिकरण, मतलब प्रकृति क्या है, सब कुछ है। लेकिन उनकी जो शिष्या थी रेड जेल की, इनकी शिष्या ने बोला भैया, उनका नाम था कुमार एलेन सैंपल, बोला मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। इसका अर्थ यह नहीं है कि पृथ्वी का बच्चा मात्र है, वरन यह पृथ्वी उसकी माता है। इसने मानव का भरण पोषण करने के साथ साथ उसे मातृत्व प्रदान किया है, मानव के कार्यों को निर्देशित कर, समस्याओं को उत्पन्न कर, शारीरिक बल और बुद्धि को बढ़ाया है, तथा पृथ्वी के प्रत्येक कण मानव की हड्डियों, उत्तकों, मस्तिष्क, आत्मा में समाया हुआ है। ठीक है, ये सब चीज़ें तो ठीक चल ही रही थी, अभी तक से अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन उसके बाद प्रकृति के मानवीकरण में क्या हुआ कि लोगों ने अपने अपने विचारधाराएं करने लगे। जैसे संभववाद इसमें आ गया। क्या आया संभववाद में, क्या हुआ भैया, संभववाद देखिए, ये है आपका संभव, यहाँ से चला गया है तो यहाँ होगा संभववाद, लिख देते हैं भाई संभववाद। ठीक है, संभववाद। तो इसमें 20वीं शताब्दी में प्रारंभ से मानवीय क्रियाकलापों का प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ने से मानव ने प्राकृतिक वातावरण निर्भरता को स्वीकारना कम कर दिया। देखो भैया, होता है जब ज़्यादा, देखो एक कौन सा मूवी है उसमें एक हीरो डायलॉग बोलता है, कौन सा है, नसरुद्दीन शाह, अरे कोई है भैया उसका नाम था, कहता है कि कभी कभी तो अपन को ऐसा लगता है कि अपन ही भगवान है। तो होता है कभी कभी लोग को गलत फहमियाँ हो जाती है, थोड़ी सी ज्ञान होती है ना, तो फिर लोग भगवान के से ऊपर समझने लगते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन देखिए भगवान भगवती को हम नहीं मानते हैं। बात ये है कि हाँ, कोई ना कोई चीज़ है ऐसी कि जो हम लोगों को कंट्रोल करके रखा होगा, चाहे वो नेचर है, चाहे वो कुछ भी है। ठीक है, तो अति करना ही भैया आफत की पहली चिंगारी हम ही लोग उत्पन्न करते हैं। मान लो अब कहते हैं, अभी तो कह रहा है कि संभववाद मतलब प्रकृति का बाप कौन हो गया, मानव। अब देखो इसमें क्या हो गया, तो कह रहा है कि मानव ने अपने चतुर से सर्वोत्तम संभावनाओं का चुनाव करता है, और इस प्रकार प्रकृति की सत्ता सर्वशक्तिमान नहीं रह जाती और मानवीय छाट या चयन को महत्व प्रदान किया जाता है। तो इसमें क्या समझेंगे आप, क्या समझें आप, इसमें मानव अपने से चयन करता है, छाट करता है कि उसको क्या क्या करना है, उसको क्या नहीं करना है। ठीक है, अपने से सर्वोत्तम चीज़ों को आविष्कार करता है। ठीक है, तो कोई ना कोई अनिवार्यता नहीं है, सर्वत्र संभावनाएं हैं। तो इसी को बोलते हैं संभववाद। क्या बोलते हैं, संभववाद। समझ में आया कि नहीं समझ में? अरे भाई नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार प्लीज़ कमेंट करके बताया करिए, है ना। देखिए इसमें क्या है ना कि हम एक बार देखिए नीचे लिख भी दिए हैं, आप इसको पढ़ कर सुना देते हैं। देखिए, मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों का एक नया विचार प्रदान करता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रण करने वाले भौतिक नियमों और इस पर रहने वाले मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों, इंटररिलेशन की बात कर रहा है, का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान, मतलब संश्लिष्ट मतलब उसको बनाकर तैयार करके ज्ञान सम्मिलित है। मतलब कि इसमें मानव ही सब कुछ है। पहले में प्रकृति ही था, दूसरे में मानव को बना दिया मेन, है ना। हाँ, कर्ता धर्ता मानव बना दिया। ठीक, अब समझ में आ रहा है ना। हाँ ठीक है, तो अब देखिए इसमें नौ निश्चयवाद की बात आ गया। तो नौ निश्चय या रुको और जाओ, क्या था ये किसने किया, ग्रिफिथ टेलर।
टेलर का काम क्या होता है भैया? सिलना, ठीक है ना। ये बोला कि भैया देखो भैया, अब हम मध्यम मार्ग निकालते हैं। तुम कह रहे हो कि इसको बोलते हैं, देखो मानव का प्रकृतिकरण। तो एक वैज्ञानिक ने बोला कि पर्यावरण निश्चयवाद का संकल्पना प्रस्तुत किया कि मानव ही मानव प्रकृति का दास है। दूसरा बोलता है कि भाई दास वास कुछ नहीं भाई, प्रकृति का मानव दास है ना। अब यहाँ तो कन्फ्यूजन हो गया भैया कि ये बोला है कि यहाँ बोला है प्रकृति ही सब कुछ है और यहाँ बोला है कि मानव ही सब कुछ है। तो बोला कि भैया देखो तुम झगड़ा वगड़ा मत करो, हम बताते हैं, है ना। अमेरिका के थे, है ना। तो ये बोलते हैं कि भैया देखो झगड़ा नहीं करो, हम बताते हैं क्या होगा। ये मध्य मार्ग निकालते हैं। वो बोले कि नौ निश्चयवाद वाला धारणा है ना, इसको टेलर ने सिल दिया, है ना। सिलना मतलब जोड़ देना। अब सिल दिया, ये दोनों को क्या कर दिया? सिल दिया। अब इसमें बोलते हैं कि नौ निश्चय, इसमें कहते हैं कि रुको। एक आप ट्रैफिक सिग्नल देखे होंगे, इसमें पहला होता है रेड, दूसरा होता है येलो और तीसरा होता है ग्रीन। तो कहते हैं भैया रुको 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 रुको, हम बता रहे हैं, ठीक है ना, रुको और जाओ। यहाँ न तो नितांत आवश्यकता की स्थिति है, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा भी नहीं कर दो कि भैया खनिज संसाधन उनका अत्यधिक दोहन कर दो कि पर्यावरण चौपट हो जाए। अभी कोरोना आया, जितने भी आए कहते तो चाइना से ही आया, लेकिन एक बात बताओ कि अगर हम प्रकृति का, चाइना को वहां से आए, मतलब ऐसे बहुत से आपदा विघटनाएं आ रही हैं, चक्रवात आ रहे हैं, आंधी वाला वज्रपात हो रहे हैं, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? उसको कहीं ना कहीं उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं भैया, तो इतनी नितांत आवश्यकता के अनुसार कर रहे हैं ना, उतनी भी नितांत आवश्यकता नहीं है और ना ही नितांत स्वतंत्रता की स्थिति है। खूब आपको स्वतंत्रता भी ना दी जाए। अब जैसे आप लोग पढ़ाते हैं तो हम क्या करते हैं भैया, ऑफलाइन वाले बच्चे, हमको पता होगा, अरे बड़ी मार मारते भैया हम, देखो ऐसा है ना। नहीं मारते नहीं है, कहने का मतलब कि देखिए अब हमने पढ़ाया, जब आपको पढ़ा रहा हूँ जो नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और भैया जिसको मैं पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में, तो उनको उस समय तो वो कहते हैं कि हाँ सर समझ में आ रहा है। मैंने उनको रिवीजन करने रिवीजन सेट भी दे दिया। घर पे जाकर अगर आप एक बार से उसको फिर से रिवाइज नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक समझ में आने वाला नहीं है। यहाँ आपको कथा समझ ही नहीं लगेगा, ठीक ना। तो आपको क्या करना है कि इसको एक बार फिर से जद्दोजहद नजर में देख लेना, बस कुछ करना नहीं है, ज़्यादा याद वाद नहीं करना है भैया, याद नहीं करना, केवल समझ लेना, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो फिर से वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, अब देखते हैं, हम प्रकृति के नियमों की पालन करके ही इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दिख रहे हैं, दुन्नू बतिया बोल रहे हैं। कहीं कि भैया रुको, अब जाओ, ठीक है, अब जाओ। यह विचारधारा पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए ही संभावनाओं को जन्म देने पर जोर देती है। मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन करिए, है ना, आप अर्बनाइजेशन करिए, शहरीकरण करिए, लेकिन शहरीकरण के नाम पर जंगल झाड़ जितने वन वनस्पतियों काटकर नुकसान मत पहुंचाइए भैया। ऑक्सीजन का वही एकमात्र स्रोत है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी चाहिए कि भैया इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लेकिन इसका मतलब ये क्या है कि छोटे छोटे जीव जंतु, देखिए आप, ये रेडिएशन निकलता है, जो हम लोग अभी तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो इसमें जितने भी ये सब रेडिएटिव जोन्स जितने भी आ रहे हैं ना, तो इसमें छोटे छोटे जीव जंतु, उनका दिल ही कितना बड़ा होता है। बहुत से आप देखेंगे रोबोट 2 मूवी, ठीक है ना, अक्षय कुमार वाला। तो ये सब चीज़ें भी हैं। एक तरफ तो टेक्नोलॉजी हो रहा है ना, ग्लोबलाइजेशन हो गया शिक्षा का, क्या आप फ्री ऑफ कॉस्ट बैठे बैठे आप अपने घर पे ही पढ़ सकते हो, ठीक ना। जिन बच्चों के पास पैसे नहीं हैं, जिन बच्चों के पास उच्च संसाधन नहीं है, तो भैया अब उनके लिए शिक्षा ये नहीं है कि नहीं आपको नहीं, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनता है, ठीक है ना। और हम आपके लिए, आपके सहयोग में हमेशा तत्पर रहेंगे। अगर आप एक कदम बढ़ाएंगे तो हम आपके सपोर्ट में, ठीक है, आपका हाथ पकड़ के 2 कदम ले जाने को तैयार हूँ, ठीक है। लेकिन मेहनत तो भैया आपको ही करना पड़ेगा। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि जो आपको घोल कर पिला दिया जाए, आपको याद हो जाए, ठीक है ना। अब चलते हैं मानव भूगोल की नवीन विचारधारा की तरफ। कल्याणपरक भूगोल। तो भैया एक तो आप पढ़ते हैं कल्याणपरक भूगोल में क्या होता है कि कल्याण करने से, मानव भूगोल का एक ऐसा उपागम है जो मानवीय समाज में मिलने वाली असमानताओं, मतलब असमानताओं को, ठीक है, जो मानव हित पर बल देता है, उसी को बोलते हैं कल्याणपरक। दूसरा है मानवतावादी। तो मानवतावादी भूगोल सामाजिक आर्थिक जीवन की समसामयिक घटनाओं तथा स्थानिक सामाजिक संगठन पर बल देता है। ये भी वही बात है ना, मानवता होना चाहिए, ठीक ना। अरे भैया धर्म का काम है मानव, है ना कि नहीं। ऐसे तो ऐसे हिंदू धर्म, सिख, मुस्लिम, ईसाई, बहुत से ऐसे धर्म युद्ध चल ही रहा है भैया, लेकिन धर्म का मान क्या होता है? मानवता। तो ये भी मानवता पर बल दिया है। देखिए आमूलवादी भूगोल। आमूलवादी भूगोल में क्या बोला है कि इसमें मार्क्सवादी, देखिए मार्क्सवादी सिद्धांत पर ये बोलता है ना, सामाजिक स्थिति पर, ये गरीबी, भूखमरी, बीमारियाँ, इसके किस पर बात करता है? गरीबी पर बात करता है, बीमारी पर बात करता है, ठीक है। और ये भूखमरी और जातिगत विभिन्नताएं पर बात करता है, और
रंग भेद इत्यादि पर बात करता है, रंग भेद इत्यादि पर बात करता है। ठीक है, तो हाँ, देखिए व्यवहारवादी में क्या है, कि इस विचारधारा में प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ समान स्थान की अवधारणा को जातीयता, प्रजातीय, धर्म आदि के आधारित सामाजिक वर्गों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। मतलब इसमें जातीयता को अधिक प्रमाणित किया जाता है। ठीक ना, तो ये व्यवहारवादी विचारधाराएं हैं। हमूलवादी, मानवतावादी और कल्याणपरक। आपको समझ में आया कि नहीं है? आप प्लीज़ नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आज का वीडियो में बस इतना ही, वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। हाँ, हम इसके अगले वाले अध्याय के बारे में विस्तृत विवेचना करेंगे जल्द ही। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। आप दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।